नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर शब्द भेद और शब्द भेद से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जा रहे हैं उससे संबंधित क्लास लेकर आए हैं। आशा करते हैं आप सबके लिए यह क्लास उपयोगी साबित होगी और आप लोग कुछ ना कुछ अवश्य सीखेंगे और यह क्लास पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप लोग प्रश्न पढ़ते ही आंसर पहचान जाएंगे। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जो कमियां छूट रही हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं क्लास को। शब्द किसे कहते हैं? भाषा की लघुतम इकाई जो सार्थक शब्द है, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। दोस्तों, जो भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे घर, पानी, घोड़ा, हाथी, मेज, कुर्सी इत्यादि। जो भी जो भाषा की लघुतम इकाई, जो वो लघुतम इकाई कैसी होनी चाहिए? सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकले तो उसे हम शब्द कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की लघुतम सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। या फिर कह देगा शब्द किसे कहते हैं? तो ऑप्शन दिया होगा लघुतम इकाई, लघुतम सार्थक इकाई। तो जहाँ पर लघुतम सार्थक इकाई दिया होगा इसमें यही चीज़ ध्यान रखने होंगे, सार्थक। जो सार्थक इकाई होती है भाषा की लघुतम इकाई उसे ही शब्द कहते हैं। स्रोत या उद्गम के आधार पर, जिसे हम उत्पत्ति के आधार पर भी कहते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। स्रोत, उद्गम या उत्पत्ति। लिख देता हूँ, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं। कौन से भेद हैं वो भी देख लेते हैं। तत्सम, संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जो संस्कृत के जो मूल शब्द हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। उदाहरण है अश्रु, कर्पूर, कपाट और अक्षर। दोस्तों, और भी कई सारे हैं जो संस्कृत के शब्द हैं। पत्र, गृह, जो घर होता है ना, ऐसे कई उदाहरण हैं इसके। भ्रमर। तो और भी कई उदाहरण हैं, आप लोग आगे पढ़ सकते हैं और जो इससे संबंधित प्रश्न है वो भी मैं इस वीडियो में कराऊंगा। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। बाकी और कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। जो संस्कृत का मूल शब्द होता है उसे तत्सम कहते हैं। तद्भव, तद्भव का मतलब है तद्भव का मतलब है उससे उत्पन्न। मतलब किससे उत्पन्न? संस्कृत से। तो संस्कृत शब्दों के बदले रूप तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब जो संस्कृत में शब्द थे उनको हिंदी में कुछ तोड़ मरोड़ कर अपना लिया गया है। जो संस्कृत शब्दों से ही उत्पन्न है उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अश्रु से आंसू, कर्पूर है ना, ये कपूर, कपाट का किवाड़, ये इसी से, ये जो शब्द है ना संस्कृत के तत्सम, इनसे ही उत्पन्न है। जैसे आंसू, कपूर, किवाड़, ये सब तद्भव हैं। और भी तद्भव हैं। जैसे भ्रमर को हम लोग क्या कहते हैं? भंवरा। और अक्षर को हम लोग अक्षर कह देते हैं, या जो इसका शुद्ध रूप है। पत्र को हम लोग क्या कहते हैं? पत्ता। और ग्रह को घर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देशज, देसी भाषाओं के शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जो हम अपने घर में, आसपास में, बोलचाल में जो शब्द प्रयोग करते हैं, जो एक सीमित दायरे तक ही बोले जाते हैं, हम अपनी बोली के अनुसार उनको गढ़ लेते हैं, तो देसी भाषाओं के शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, डिबिया, खटिया, और भी हैं कई सारे देशज शब्द। जैसे हम लोग कोयला को कोयला कहते हैं ना, जो कोयला होता है
कोयला को हम लोग क्या कहते हैं, कोयला। मतलब जो बोली के अनुसार, जैसे हमारे यहाँ की जो बोली होती है उसके अनुसार हम बोल लेते हैं। आपके यहाँ कई शब्द ऐसे होंगे जो आप लोग बोलते होंगे, और भी कई सारे शब्द हैं, जैसे पलटम को पलट कहते हैं, और जो मोटा कपड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, जड़ावर। मोटे कपड़ों को हम क्या कहते हैं, जड़ावर। और तो ये मोटा कपड़ा जो जड़ावर होता है इसको हम लोग देशज में क्या कहते हैं, अजराउरम ऐसे बोलते हैं। और भी जैसे जो खाई होती है उसको हम खैया बोलते हैं, या फिर जो गड्ढा होता है या गड्ढा होता है उसको हम लोग खड्डा बोलते हैं। और कई सारे शब्द हैं, आप लोग अपने जो भी क्षेत्र में बोलते हो आप लोग उनको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विदेशज शब्द। विदेशी भाषाओं के शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। मतलब वे शब्द जो हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से अपना लिए गए हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे स्टेशन, इंजीनियर, रिक्शा, ये जो हैं ये दो अंग्रेजी के शब्द हैं, इंग्लिश के। और रिक्शा जो है ये जापानी का है। चाय, लीची, ये चीनी भाषा, मतलब चीन के शब्द हैं, चीनी भाषा के शब्द हैं। आगे देख लेते हैं कि और भी हैं दोस्तों विदेशी शब्द, जैसे कज्जाक जो है ये तुर्की शब्द है। और तलाश भी तुर्की है, जो तलाश है ये भी तुर्की का है। और आल्पीन, जो ये आल्पीन है ये पुर्तगाली है, ये भी बहुत पूछा जाता है। पुर्तगाली जो आल्पीन है ये भी शब्द बहुत पूछा जाता है। अब देख लेते हैं कि बनावट की दृष्टि से शब्दों के भेद। जो बनावट की दृष्टि से है शब्दों के भेद देख लेते हैं। रूढ़, जिन शब्दों को खंडित करने पर उसका कोई अर्थ ना निकलता हो, जैसे पानी। मतलब जिन शब्दों को खंडित करने पर कोई अर्थ ना निकले। अभी मैंने पढ़ा ना कि सार्थक इकाई, अगर सार्थक इकाई नहीं है तो शब्द नहीं होगा। तो अगर खंडित कर देंगे और अगर उसको कोई अर्थ नहीं निकलता है खंडित करने पर, उसका विच्छेद करने पर, तो वो रूढ़ शब्द नहीं होगा। जैसे पानी अर्थात जल, तो पानी को अलग करें, पा का कोई अर्थ है नहीं, नी का है नहीं, को अलग करने पर कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता है। मतलब रूढ़ शब्द वही हैं जो सार्थक इकाई हैं, जिनके अलग करने पे कोई भी अर्थ ना निकले, वही रूढ़ शब्द हैं। जैसे पानी, जल, अभी जैसे मैंने हाथी, घोड़ा, बाल्टी और जग, और कई सारी चीज़ें हैं कि जो भी हम अपने सामने जो भी देखते हैं, किताब और पेन, पेंसिल, बॉटल, सॉरी दोस्तों बॉटल तो इंग्लिश में हो गया, लेकिन फिर भी जैसे लैपटॉप ये भी इंग्लिश में हो गया। और जैसे है गधा, घोड़ा, पत्ता, भंवरा, नारियल, हल्दी, मक्खी, इस तरीके से जो भी ये शब्द हैं ये सब रूढ़ शब्द हैं। आगे देखते हैं यौगिक शब्द। जिन शब्दों को खंडित करने पर उसका अर्थ निकलता हो, जैसे विद्यालय को जब खंडित करेंगे या विच्छेद करेंगे तो विद्या धन आलय, दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं और दोनों का अपना अपना अर्थ है। ये देखिए लिखा है दोनों का अपना अपना है। विद्या का अर्थ है ज्ञान से और आलय का संबंध है स्थान से। तो जिन शब्दों को खंडित करने पर उसका अर्थ निकलता हो, जैसे विद्यालय का विद्या प्लस आलय, शिवालय का शिव प्लस आलय। जैसे शिवालय का हो जाएगा शिव मतलब भगवान शिव, और आलय का मतलब स्थान, मतलब वह स्थान जहाँ शिव की पूजा की जाती हो, शिव प्लस आलय। यौगिक दोस्तों आगे ये मतलब ये योग रूढ़ भी शब्द है। अभी बताते हैं कैसे। योग रूढ़ शब्द जिन शब्दों का अर्थ सार्थक होने पर भी विशेष अर्थ निकलता हो, जैसे पंकज। मतलब कहने का ये है
कि योग रूढ़ वो शब्द होते हैं कि जो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक शब्दों के मिलने से बनते हैं तथा किसी तीसरे का अर्थ बताते हैं, वही योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे पंकज अर्थात पंख प्लस ज, पंक मतलब कीचड़ और जा का मतलब उत्पन्न, मतलब कीचड़ से उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। ये देख रहे हैं दोस्तों, पंकज का अर्थ है कि पंकज, पंख, कीचड़, एक ये हो गया, जा मतलब जन्म लेने वाला, ये हो गया, और इसका तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, कमल। जितना इसकी ट्रिक ये है दोस्तों, जितने भी बहुव्रीहि समास के शब्द होते हैं वो सभी यौगिक रूढ़ होते हैं। जितने भी बहुव्रीहि समास के जो शब्द होते हैं वो सभी यौगिक रूढ़ होते हैं। जैसे शिवालय, शिवालय एक यौगिक शब्द है लेकिन रूढ़ हो गया हो, ये जो है भगवान शिव की जहाँ पूजा की जाती है उसके लिए ये रूढ़ हो गया हो। तो शिवालय हो गया, लंबोदर हो गया, जिसको लंबोदर हम किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं, दशानन मतलब रावण को कहते हैं, ये सभी यौगिक शब्द हैं लेकिन रूढ़ हो गए किसी एक व्यक्ति के लिए, तो ये हो गया यौगिक मतलब योग रूढ़ शब्द। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों फटाफट। 30 प्रश्न हैं और आप लोग इसमें से देखिए कितने कर पाते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। चलिए शुरू करते हैं कि पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं जो किसी विशेष अर्थ ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जिनके अर्थों में संदर्भ के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, या जो किसी भाषा से संबंधित नहीं है, या जो केवल कंप्यूटर से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द कहते हैं। भाषा की, ये देखिए, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं? अभी मैंने पढ़ा शब्द, वाक्य, अक्षर या फिर वर्ण, तो शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, उद्गम के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उद्गम के आधार पर शब्द कितने होते हैं? उत्पत्ति या उद्गम, मैंने अभी बताया था। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तद्भव, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। विदेशज, ठीक है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन डी सही है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया तत्सम। संस्कृत शब्दों के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। इसको, अरे सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी सही है, तद्भव। संस्कृत शब्दों के बदले रूप को तद्भव कहते हैं। आगे देखते हैं कि देसी भाषाओं के शब्द कहलाते हैं। देसी भाषाओं के शब्द क्या कहलाते हैं? देशज। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द को क्या कहते हैं? विदेशज। विदेशी भाषाओं के शब्द को विदेशज कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। बनावट की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, वे कौन कौन से हैं देख लेते हैं वो भी। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। मैंने इसकी परिभाषा भी आप लोगों को बताई है, आप लोग देख सकते हैं 1, 2 और 3। तो ऑप्शन सी सही है। जिन शब्दों को खंडित करने पर उसका कोई अर्थ ना निकलता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? अभी पढ़ा था रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, रूढ़ शब्द। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिन शब्दों को खंडित करने पर उसका अर्थ निकलता हो कहलाता है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, कोई नहीं। तो यौगिक शब्द कहलाता है। आप लोग फटाफट, ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, ना ज़्यादा कठिन आते हैं और ना ही ज़्यादा सरल, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, आप लोग कर लेंगे आराम से। जिन शब्दों का अर्थ सार्थक होने पर भी विशेष अर्थ निकलता है क्या कहलाता है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है कि खंडित होने पर, मतलब सार्थक जो है शब्द खंडित होने पर भी एक विशेष अर्थ निकलता है। इसमें विशेष जो है ये ध्यान देने योग्य है, तो इसको योग रूढ़ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 12वें की ओर। इनमें यौगिक शब्द कौन है? आप लोग ढूंढिए। घोड़ा, रसोई घर, दशानन या फिर बर्तन। 12वें का ऑप्शन
बी सही है, घोड़ा रूढ़ है। दशानन क्या है, अभी मैंने वहाँ पे बताया था योग रूढ़ है, क्योंकि ये रावण के लिए, ये किसी तीसरे अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। बर्तन, बर और तन अलग कर दीजिए, कोई अर्थ निकल रहा है? बर का मतलब क्या है? तन तो ठीक है, बर का मतलब क्या है? तो ये नहीं, ये जो है बर्तन यौगिक शब्द नहीं है, और ये जो ऑप्शन बी है रसोई घर, ये यौगिक शब्द है। आप लोग देखिए इसको, यौगिक शब्द है कि रसोई को अलग करेंगे, और घर मतलब रसोई मतलब खाना बनाने से संबंधित, घर जगह। कौन सा शब्द अविकारी का उदाहरण है? अविकारी मतलब अव्यय जो होते हैं ना, उस गाय, पर्वत, लड़का या फिर अभी। तो 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अभी। ये परिवर्तित नहीं होता है। कौन सा शब्द विकारी का उदाहरण है? पास, अचानक, फूल, तथा। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, फूल जो है ये विकारी शब्द है। निम्नांकित में कौन तत्सम शब्द है? आदमी, मानव, चिड़िया, भाखा। ऑप्शन बी सही है, मानव जो है वो तत्सम शब्द है। निम्नांकित में कौन तद्भव शब्द है? बाघिन, परात, हिम या फिर भूतल। तो यहाँ पर बाघिन जो है, बाघिन ये तद्भव शब्द है। ठीक है। निम्नांकित शब्दों में से देशज शब्द चुनकर लिखें। कचहरी, पैंट, खिचड़ी, मुल्क। तो खिचड़ी जो है ये ना, ये देशज शब्द है। ऑप्शन सी सही है। विदेशज शब्द है वायु, कफ, हाथ या फिर रिक्शा। अभी मैंने उदाहरण में भी बताया था, जो रिक्शा है ये जापानी शब्द है, ये जापानी शब्द है, ये विदेशज है। दिए गए शब्दों में कौन शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ है, ठीक है दोस्तों, योग रूढ़ है। त्रिनयन, कलम, लालिमा या फिर कमल। तो मैंने कहा था किसी एक के लिए फिक्स हो जाता है। त्रिनयन किसको बोलते हैं हम? शिव जी को बोलते हैं। तो जितने भी बहुव्रीहि हैं, ये ट्रिक है कि जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन ए सही है। निम्नांकित में कौन तत्सम शब्द है? आदमी, सर्प, चिड़िया, भाखा। तो 20 का ऑप्शन बी सही है, सर्प जो है ये तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में कौन तद्भव शब्द है? उल्लू, परात, हिम या फिर भूतल। तो ऑप्शन ए जो है उल्लू जो है ये इसका होता है उलूक, उलूक। निम्नांकित में कौन तत्सम शब्द है? कार, मोर, बछड़ा या फिर लज्जा। तो 22 का आप लोग देख ही रहे होंगे, जो ये लज्जा है ना, ये काम का है, ये जो है कार्य है तत्सम, मोर का मयूर है, और बछड़ा का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या है। ठीक है, और लज्जा यहाँ पर ये तत्सम है। निम्नांकित में कौन तत्सम शब्द है? दुल्हा, कोढ़, क्षेत्र या फिर कान। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, क्षेत्र जो है ये तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में कौन तद्भव शब्द है? भालू, मृत्यु, संध्या या फिर शून्य। जल्दी से बताइए आप लोग। भालू जो है ये तद्भव शब्द है। निम्नांकित में कौन तद्भव शब्द है? क्षीर, घर, ग्राम या फिर चर्म। 25 का ऑप्शन बी जो है इसका तत्सम क्या होगा? ग्रह। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। निम्नांकित में कौन तत्सम शब्द है? पत्र, तोता, दांत या फिर पत्ता। तो ऑप्शन ए सही है, पत्र तत्सम है। इसका क्या, इसका पत्ता जो होता है वो तद्भव होता है। ठीक है। निम्नांकित में कौन तद्भव शब्द है? पूर्णिमा, अग्नि, पूरब या फिर ईर्ष्या। तो 27 का ऑप्शन सी है, पूरब है। इसका तत्सम क्या होगा? पूर्व। ऑप्शन सी सही है। 28 की ओर बढ़ते हैं, निम्नांकित में कौन तत्सम शब्द है? भक्त, आज, अति या फिर आम। तो ऑप्शन ए सही है, भक्त तत्सम शब्द है।
निम्नांकित में कौन तद्भव शब्द है? आँख, उज्ज्वल, अद्य या फिर लक्ष्य। तो तद्भव शब्द आँख जो है इसका अक्षी होता है, इसका जो तत्सम होता है ये अक्षी होता है। तो ये ऑप्शन ए सही है, तद्भव है आँख। निम्नांकित में कौन तत्सम शब्द है? हजार, ससुर, खेत या फिर जिह्वा। तो इसमें देखने से ही आपको लग रहा होगा ये संस्कृत का शब्द है। जिह्वा जो है ये ऑप्शन डी सही है। जिसने पूरा वीडियो देखा उसको धन्यवाद, और जिसने नहीं देखा उनसे प्रार्थना रहेगी कि पूरा वीडियो देखें। अच्छा लगा हो, मेहनत दिखी हो तो लाइक करें और दोस्तों साथ शेयर भी करें। जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कर चुके हैं वो दोस्तों को सब्सक्राइब करने को बोलें। हेलो हिंदी परिवार को बढ़ाने में अपना योगदान दें। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मनोबल बढ़ता है हमारा, और रेगुलर आपको क्लासेस उपलब्ध होती रहेंगी। इसमें जो भी समझ में ना आया हो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरीके से हमारी क्लास पूरी होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। ठीक है दोस्तों।